friends, how are you all? I'm Valia and today I'm going to discuss PYQs of November 2020 UGC NET exams के. So कल मैंने previous lesson में मैं आपको इसके 10 questions करा चुकी हूँ, तो आज हम start करेंगे उसके next previous question से. So 11th question है हमारा, which of the following shifts have been suggested by NCF 2005 for the teachers? टीचर्स के लिए NCF 2005 में कौन कौन सी चीजें सजेस्ट की गई हैं या टीचर्स के पर्सपेक्टिव में क्वेश्चन पूछा गया है. So the knowledge disbursed to the knowledge owned, this disciplinary to multidisciplinary focus, मतलब कि आप multidisciplinary approaches को यूज करेंगे. लर्नर्स ऑटोनॉमी टू टीचर डायरेक्शंस के लर्नर्स को आप इंडिपेंडेंसी दे दें, फ्रीडम दे दें कि वो टीचर को डायरेक्शन प्रोवाइड करें. ये अपने आप में एक नेगेटिव ऑप्शन है. टीचर सेंट्रिक टू लर्नर सेंट्रिक डिजाइन के जो भी चीजें आप कराएंगे क्लास में, जो भी एक्टिविटीज आप क्लास में कराएंगे वो लर्नर सेंट्रिक होनी चाहिए. From four walls of classrooms to surroundings and outside the classroom, it means कि जो आप क्लास में कराएंगे वो कहीं ना कहीं आप बच्चे को एक रियल लाइफ से इंटरेक्ट करके उससे समझाएंगे. ऐसा नहीं होगा क्लासरूम में सिर्फ विदाउट एनी एक्टिविटी आप कोई काम नहीं कराएंगे. फोर वॉल्स ऑफ क्लासरूम टू सराउंडिंग्स एंड आउटसाइड द क्लासरूम, इट मींस कि आप रियल लाइफ सिचुएशन के साथ इंटर रिलेट करके बच्चे को समझाएंगे, एक्टिविटीज कराएंगे. सो इस हिसाब से जो इसका आंसर होगा, क्योंकि हम जानते हैं सी ऑप्शन जब हमारा नेगेटिव हो जाता है तो जहां जहां हमारा सी ऑप्शन होगा वो पॉइंट अपने आप खत्म हो जाता है हमारा. सो आंसर होता है हमारा बी, डी एंड ई. आपको मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोचेस लेके चलनी है. टीचर सेंट्रिक टू लर्नर सेंट्रिक डिजाइन होने चाहिए. फोर वॉल्स ऑफ क्लासरूम होनी चाहिए टू सराउंडिंग आउटसाइड द क्लासरूम. सो इसलिए इसका आंसर हमारा बी, डी एंड ई हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लोरेटरी, क्रॉस सेक्शनल, एक्सप्लेनेटरी, ट्रायंगुलेशन एंड लॉन्गिट्यूडनल इन टाइप्स ऑफ रिसर्च को इनकी जो फीचर्स है उसके साथ आपको मैच आउट करना है. तो जो हमारी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है वो क्या काम करती है, हमें पता है हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च होती है. क्रॉस सेक्शनल रिसर्च कौन सी होती है, जिसके अंदर हम चीजों को क्रॉस करके, चीजों को क्रॉस लेवल पे करके मैक्रो लेवल पे एनालिसिस करते हैं. एक्सप्लेनेटरी रिसर्च हमारी कौन सी होती है, ये हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है जिसके अंदर हम बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करते हैं. ट्रायंगुलेशन रिसर्च क्या होती है हमारी, जिसमें हम क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव डाटा दोनों को लेते हैं एक साथ, दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स को यूज करते हैं अपनी रिसर्च में. लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च होती है जो एक ही चीज के ऊपर बार बार रिपीट की जाती है, सेम टाइम अलग अलग एक ही चीज के ऊपर बार बार ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च को हम करते हैं. तो इसमें इसके हिसाब से हमारा जो आंसर हो जाता है, जो हमारी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है वो हमारी क्वालिटेटिव डाटा को गैदर करती है फर्स्ट और फिर उसको प्रीडोमिनेट्स करती है. क्रॉस सेक्शनल रिसर्च हमारी क्या होती है, जो बिल्कुल मैक्रो लेवल पे एनालिसिस करती है. क्रॉस सेक्शनल में मतलब आप अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीजों के ऊपर आप रिसर्च करके चेक करते हो, एनालिसिस करते हो. एक्सप्लेनेटरी रिसर्च हमारी क्या होती है, क्वांटिटेटिव डाटा, ये पूरी हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है. ट्रायंगुलेशन रिसर्च जिसके अंदर हम क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा को लेते हैं और उसको इंटीग्रेट करते हैं. फिर आती है हमारी लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च जिसके अंदर हम रिट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस करते हैं ऑफ हिस्ट्री ऑफ अ यूनिट, मतलब आप एक ही चीज के ऊपर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आप रिसर्च करते हैं. तो इस हिसाब से हमारा ये आंसर हो जाता है सेकंड. इसे हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. ट्रायंगुलेशन क्या होता है, ट्रायंगुलेशन का मतलब होता है कि आप डाटा को कलेक्ट करते हो डिफरेंट टाइम में और डिफरेंट सोर्सेज से. एक्सप्लोरेटरी का मतलब क्या होता है, एक्सप्लोर करना. Exploratory research is defined as a research used to investigate a problem, कि आप प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करो जो कि क्लियरली डिफाइन नहीं है, एक्सप्लोर आप कर रहे हो. इट इज कंडक्टेड टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम. ये कंडक्ट की जाती है अब उस प्रॉब्लम, उस ड्यूरेशन में जो भी आपको प्रॉब्लम है उसको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करने के लिए, लेकिन ये आपको कोई भी कंक्लूसिव रिजल्ट नहीं देती क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ एक्सप्लोर करते हैं. एक तरह से पायलट स्टडी कहलाती है आपका. फिर आता है हमारा एक्सप्लेनेटरी रिसर्च जिसको हम क्वांटिटेटिव स्टडी भी कहते हैं. डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है हमारी. ये रिसर्च जो होती है बहुत इजी होती है अंडरस्टैंड करने के लिए. इसका जो रिसर्च है, इसका जो मेजर पर्पस है, ये इसीलिए की जाती है कि आप प्रॉब्लम को डिस्कवर करें जिस पे पहले आपने स्टडी नहीं की हुई है, उस प्रॉब्लम को आप पहले डिस्कवर करें, उसके बाद आप उस पर रिसर्च करें, उसके बाद उसके डेफिनेशंस बनाएं, एक्सप्लेनेशंस बनाएं जो कि पहले काम नहीं हुआ हुआ है, और फिर आप अपने रिजल्ट्स निकालें. इसका जो पर्पस होता है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च का वो क्या होता है कि आप अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज कर रहे हो. जो आपने सोर्सेज है वो बहुत फ्लेक्सिबल सोर्सेज आपने लिए हैं उसको करने के लिए, और आप बहुत अच्छा कंक्लूजन निकाल पाए. फिर आती है हमारी क्रॉस सेक्शनल रिसर्च का मतलब ये है कि आप चीजों को क्रॉस चेक करके देख रहे हैं. That means a cross-sectional study is a type of research design in which you collect data from many different individuals. आप अलग अलग लोगों से इंडिविजुअल से लेते हैं एक ही सिंगल पॉइंट पे ताकि आपके पास एक प्रॉपर रिजल्ट आ सके, प्रॉपर डाटा आ सके. इन क्रॉस सेक्शनल रिसर्च यू ऑब्जर्व वेरिएबल्स विदाउट इन्फ्लुएंसिंग देम. आप सिर्फ वेरिएबल्स को ऑब्जर्व करेंगे, उनको इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे. एक ही पॉइंट पे एक ही टाइम में आप अलग अलग इंडिविजुअल से डाटा कलेक्ट करेंगे. अगर आप कोई सर्वे कर रहे हैं तो सर्वे में अगर आपने एक क्वेश्चनर बनाया है तो एक ही टाइम में आप अलग अलग लोगों से
या आप ऑब्जर्व कर रहे हैं या आप इंटरव्यू के बेसिस पे कोई भी चीज कर रहे हैं, तो आप ये सब एक ही पॉइंट पे करेंगे, एक ही टाइम पे करेंगे। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च का मतलब ये होगा जो बहुत सालों तक चलती है, एक ही चीज के ऊपर आप अलग अलग रिसर्च करके देखते हो। अ लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च इज एन ऑब्जर्वेशनल, इन दिस द रिसर्चेस डू नॉट इंटरफेयर विद देयर सब्जेक्ट्स। इसमें जो होता है इंटरफेयर नहीं होता सब्जेक्ट के साथ, क्योंकि ये अलग अलग ऑब्जर्वेशन ली जाती है एक ही सब्जेक्ट के ऊपर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अ फिक्स्ड एग्जांपल ऑफ पॉपुलेशन एलिमेंट्स इज मेजर्ड, एक ही पॉपुलेशन को आप बार बार मेजर करते हो रिपीटेडली एक ही वेरिएबल के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ये आता है हमारा फिलॉसफी से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉज किसका होता है, इफेक्ट किसका होता है, कॉज एंड इफेक्ट किसका होता है, नाइदर कॉज नॉर इफेक्ट किसका होता है। ये जानते हैं हम कि पुरुषा का जो होता है ना तो वो कॉज होता है और ना ही इफेक्ट होता है। और हमारा कॉज किसका होता है, कॉज जो होता है उससे प्रकृति का होता है। और उसके बाद आता है हमारा इफेक्ट, इफेक्ट किसका होता है, हमारा इफेक्ट होता है हमारा 5 सेंसरी ऑर्गन्स, 5 मोटर ऑर्गन्स, मानस का, 5 ग्रॉस बॉडीज का। और जो हमारे दोनों होते हैं वो किसके होते हैं, वो होता है महत, अहंकार जो होता है, बोथ कॉज एंड इफेक्ट। तो इसलिए इसका आंसर हमारा हो जाता है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एग्जाम्प्लीफाई द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लीनियर प्रोग्राम स्टाइल ऑफ इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। जो हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग की बात की गई, जो कि हमें स्किनर ने दी है, उसके ऊपर ये क्वेश्चन आया है आपका कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी जिसमें आती है। स्मॉल स्टेप प्रेजेंटेशन आता है, ट्रीटमेंट ऑफ एरर्स टू प्रमोट अंडरस्टैंडिंग आता है, एक्टिव रिस्पॉन्डिंग, डेमोन्स्ट्रेट, प्रॉम्प्ट एंड रिलीज, इमीडिएसी ऑफ फीडबैक। तो हम जानते हैं जो लीनियर होता है बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, स्मॉल स्टेप प्रेजेंटेशन होती है, उसके अंदर एक्टिव रिस्पॉन्डिंग होती है उसके अंदर, और फीडबैक की इमीडिएसी भी होती है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाता है हमारा, इसमें हम ट्रीटमेंट नहीं देते, एरर्स को ठीक करने की कोशिश हम इसके अंदर नहीं करते हैं, इसको डेमोन्स्ट्रेट भी नहीं किया जाता है। तो उस हिसाब से हमारा आंसर हो जाता है ए, सी एंड ई। इसको हम समझ लेते हैं, इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है लीनियर प्रोग्रामिंग के। जो लर्नर्स होते हैं वो एक्सपोज करते हैं टू स्मॉल अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन और प्रोसीड करते हैं वन फ्रेम टू वन आइटम ऑफ इन्फॉर्मेशन टू द नेक्स्ट इन एन ऑर्डरली फैशन। लर्नर रिस्पॉन्ड करता है ओवर्टली सो दैट देयर करेक्ट रिस्पॉन्सेज कैन बी अवॉर्डेड एंड देयर, इसमें इनकरेक्ट को नहीं ठीक किया जाता, लेकिन जो आपके करेक्ट रिस्पॉन्सेज होते हैं उन पे अवार्ड दिया जाता है। लर्नर्स को इन्फॉर्म किया जाता है इमीडिएटली, उनको फीडबैक दी जाती है इमीडिएटली अबाउट वेदर और नॉट देयर रिस्पॉन्सेज करेक्ट, अगर उनका रिस्पॉन्स करेक्ट नहीं है तब। लर्नर जो होते हैं प्रोसीड किए जाते हैं, एक सेल्फ पेस उनको दिया जाता है, स्टूडेंट्स को उनको अपने एक सेल्फ पेस दिया जाता है। यही चीज हमारे ऑप्शन से मौजूद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, द रिकमेंडेशन टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ स्कूल बैग्स वाज गिवन बाय, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लर्निंग विदाउट बर्डन की बात जो की गई थी वो हमारे सिर्फ यशपाल कमेटी के अंदर की गई थी। यशपाल कमेटी के अंदर ये अब हम देख लेते हैं, लर्निंग विदाउट बर्डन की बात की गई थी। इट इन इट्स रिपोर्टेड टाइटल लर्निंग विदाउट बर्डन, कमिटी ऑब्जर्व्स दैट डीपली हार्मफुल प्रैक्टिसेस इन, जो हमारे प्री स्कूल्स हैं, जो हमारे प्राइमरी स्कूल्स हैं, वो बहुत एक अर्ली स्टेज होती है एक बच्चे के पढ़ने के लिए। एम्फेसिस ऑन द शेपली ड्राइंग, राइटिंग, मेमोराइजिंग, मतलब चीजों को रटवाना, रोड मेमोराइजेशन कराना, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे प्री स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं, प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको एक बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है, बहुत ज्यादा एग्जाइटी हो जाती है अपनी पढ़ाई को लेकर, जो कि नहीं होनी चाहिए। यशपाल कमेटी में यही बात कही गई थी कि जो बच्चों को लर्निंग करानी है आपको विदाउट बर्डन करानी है, बच्चों को हमें मोस्टली वो काम कराने हैं जिससे बच्चे के ऊपर किसी भी तरह का बर्डन ना हो, स्ट्रेस ना हो और एग्जाइटी ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्लाइंट्स प्रॉब्लम। मतलब एम्पैथेटिक का मतलब ये आप सिंपैथी नहीं दिखा रहे, आप चीजों को लॉजिकली समझ रहे हो कि अगर क्लाइंट्स के साथ कोई प्रॉब्लम है तो किस तरह की प्रॉब्लम है। इट इज स्ट्रेस्ड इन विच टाइप ऑफ काउंसलिंग, किस तरह की काउंसलिंग में आता है। रेशनल प्रॉब्लम एनालिसिस, पर्सन सेंटर्ड ह्यूमनिस्टिक अप्रोच डोमिनेटेड काउंसलिंग, रियलिटी बेस्ड डायरेक्टिव काउंसलिंग, बिहेवियरिस्टिक मॉडिफिकेशन बेस्ड काउंसलिंग। यहाँ हम एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग करें किसकी, क्लाइंट्स की प्रॉब्लम की, तो ये आता है आपका पर्सन सेंटर्ड ह्यूमनिस्टिक अप्रोच डोमिनेटेड काउंसलिंग, जिसके अंदर आप एक अपने जो आपका क्लाइंट है उसकी प्रॉब्लम को आप समझ के एक ह्यूमनिस्टिक अप्रोच लेके चल रहे हो आप काउंसलिंग में। Who has proposed that the organization shall eliminate the need of quality control? जो आपकी क्वालिटी कंट्रोल की जरूरत है, जो भी प्रॉब्लम्स है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, ये जो एक पूरी लाइन बोली गई इसका रीजन यही है कि अगर क्वालिटी कंट्रोल में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डिफेक्ट है, उसको एलिमिनेट किया जाए आपके ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये लाइंस किसने बोली थी, एडवर्ड डेमिंग ने, वॉल्टर शेवर्ड ने, सी के प्रहलाद ने, या फिर पोकायोग ने। ये बात हमें पोकायोग ने बोली थी, क्योंकि पोकायोग की जो थ्योरी थी क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर इनका था, जीरो डिफेक्ट्स की बात पोकायोग की। पोकायोग का मतलब ही क्या होता है, पोका का मतलब होता है मिस्टेक्स और योग का मतलब होता है अवॉइड करना, मिस्टेक्स को अवॉइड करना। इनका जो ऑब्जेक्टिव था अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कि जीरो डिफेक्ट्स को अचीव करना, कि आप जो भी चीज बना रहे हैं उसके अंदर किसी भी तरह का कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। Mistake proofing is also a key element of improving product quality and reliability. आप जो अपना प्रोडक्ट बनाते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने मार्केट के लिए, उसकी क्वालिटी के साथ किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह की मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपके प्रोडक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है,
एडवर्ड डेमिंग का, जो कि क्वालिटी एश्योरेंस के ऊपर बात करते हैं। इनकी जो क्वालिटी की थ्योरी थी उसमें क्या था कि इन्होंने अडॉप्ट करते न्यू फिलोसफी को, डिपेंडेंस होता है इंस्पेक्शन के ऊपर, कोर्स फॉर पुअर इंफ्लुएंस, कोर्स का मतलब होता है बहुत कोर्सिव, आप बहुत फोर्सफुली कोई काम करा रहे हो, पुअर परफॉर्मेंस, तो ये आपका नेगेटिव पॉइंट इसमें हो जाता है। इंस्टीट्यूट ट्रेडिंग ऑन द जॉब या फिर ड्राई आउट ऑफ फियर, जिसमें अगर हम सी एलिमिनेट कर देते हैं हमारा तो अल्टीमेटली हमारा आंसर आ जाता है ए बी डी एंड ई, जो कि हमारा आंसर है। इसे हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एडवर्ड डेमिंग ने कौन कौन सी चीजें कही थी। क्रिएट कंसिस्टेंसी ऑफ पर्पस फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस, उन्होंने कहा था कि हमें कंसिस्टेंसी क्रिएट करनी चाहिए, हमारा जो पर्पस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हम कैसे इंप्रूवमेंट क्रिएट करेंगे अपने प्रोडक्ट में और अपने सर्विस में। हम एक नई फिलॉसफी को अडॉप्ट करना चाहिए। चीज डिपेंडेंस ऑन इंस्पेक्शन और इम्प्रूवली कॉन्स्टेंटली एंड फॉर एवर, हमें हमेशा इम्प्रूव करना है, कॉन्स्टेंटली करना है, कंसिस्टेंटली करना है हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, which of the following approaches to curriculum objectives provide scope for meeting and the self actualization needs, इन्होंने कौन से ऑब्जेक्टिव्स और कौन से अप्रोचेस की बात की थी जिससे आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स की मिलता है। ये हमने लास्ट लेसन में जो हमने मैस्लो की हायरार्की नीड्स की थी उसके अंदर हमने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स की बात की थी कि आप कब अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स को अचीव कर लेते हैं, वो कौन सी अप्रोच है करिकुलम ऑब्जेक्टिव्स की जिसमें ये स्कोप प्रोवाइड होता है। तो वो हमारी ह्यूमनिस्टिक एस्थेटिक अप्रोच होती है जिसके अंदर हम अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स को फुलफिल कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड अंडर आईसीएफ मॉडल ऑफ क्लासिफिकेशन एंड डिसेबिलिटीज, जो हमारा इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन मॉडल है फॉर द डिसेबिलिटीज, इसमें क्या चीजें आती हैं। बॉडी फंक्शन एंड स्ट्रक्चर, पार्टिसिपेशन एनवायरमेंट इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ, एनवायरमेंटल फैक्टर्स या फिर पॉलिसी फ्रेम या फिर फंडिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट। इसमें हमारा ना तो पॉलिसीज की बात की गई है ना ही फंडिंग की बात की गई है। इसमें हमारे तीन एस्पेक्ट को देख के कहा गया है, बॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, पार्टिसिपेशन होना चाहिए बच्चे का हर एरिया की लाइफ में, बच्चे का जो एनवायरमेंट है वो उसको बहुत अच्छा प्रोवाइड होना चाहिए। तो इस हिसाब से हमारा आंसर बैठता है इसका सेकंड। इसको हम देख लेते हैं। आईसीएफ ने जो मॉडल दिया था क्लासिफिकेशन का, जो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, डिसेबिलिटी एंड हेल्थ है, उसके जो कंपोनेंट्स थे उसमें ये चीज गिवन थी कि जो बॉडी फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ, द एक्टिविटीज पीपल डू एंड द लाइफ एरियाज इन विच दे पार्टिसिपेट, जो बच्चे अपनी लाइफ में जो पार्टिसिपेट करते हैं उनका एनवायरमेंट अच्छा होना चाहिए, उन्हें एनवायरमेंट से एक अच्छे एक्सपीरियंसेस मिलने चाहिए ताकि वो आगे ग्रो कर पाए। और इसका फंक्शन ये था कि फंक्शन था लेवल ऑफ बॉडी पे था, फंक्शन एट द लेवल ऑफ द इंडिविजुअल, फंक्शन ऑफ अ पर्सन एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी, कि आपको उस बच्चे को डिसेबिलिटी वाला जो आपका इंडिविजुअल है उसको मतलब आपको ग्रो करना है, उसकी बॉडी फंक्शन स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ पे हमें फोकस करना है, उसकी एक्टिविटीज पे हमें फोकस करना है, उसे अच्छा एक्सपीरियंस मिले, अच्छा एनवायरनमेंट मिले, उस पे हमें फोकस करना है। तो ये था हमारा आज का लेसन एंड आई विश ये लेसन आप ये जो मैंने आज लेसन लिया है जिसमें आपको प्रीवियस क्वेश्चंस कराए हैं ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो, हेल्पफुल हो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अगर आपको पसंद है प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। सो स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय लर्निंग।